आप देख रहे हैं जन जन बातचीत कर रहे हैं। धारा 370 को लेकर जो मुद्दा खड़ा हुआ है उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने जो बात की और बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर एक इंटरनल चर्निंग शुरू हुई। सुषमा स्वराज ने कहा कि उनको मिसइंटरप्रेट किया गया है, यानी जिस तरीके से बात की जा रही दरअसल वो बात नहीं है। बीजेपी का केंद्रिक और तार्किक बहस होनी चाहिए, ये बात नरेंद्र मोदी ने कही। सुषमा जी का कहना है कि इस पर बीजेपी सॉफ्ट नहीं हुई है बल्कि हार्ड हुई है, ये तमाम मसले। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है और वो सवाल सीधे राकेश जी से। राकेश जी, जिस धारा 370 को लेकर हम उत्तेजित हो रहे हैं, दरअसल ये वो धारा 370 है ही नहीं जिसकी चर्चा 26 अक्टूबर 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के जरिए भारत के साथ कश्मीर का जुड़ा हुआ था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, फॉरेन और कम्युनिकेशन की बात की गई थी। और उसके अंदर अगर कोई भी बदलाव करना है तो वहां की स्टेट असेंबली या स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंसेंट के बगैर करनी होगी। आज ये बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में है। राकेश जी। देखिए आशुतोष जी, आप बहुत ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो बाकी पैनलिस्ट बता रहे थे जी। देखिए, सचिन पायलट जो कि फारूक अब्दुल्ला के साहब की सुपुत्री के पति हैं, उनको क्या वो अधिकार है जो कि किसी राज्य में मिलता है? उनकी पत्नी को अधिकार है। आज कोई भी महिला जो जम्मू कश्मीर की है, यदि बाहर के व्यक्ति से शादी करती है, उनके बच्चों को वो अधिकार नहीं मिलता है जो अधिकार उनको मिलना चाहिए। इसलिए बरगलाया भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार बरगला नहीं रहा है। और एक बात बता, 2004 में जो 2002 का कोर्ट का ऑर्डर आया जिसके कारण वहां की महिलाओं को थोड़े अधिकार मिले, 2004 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और उनके साथ की पार्टी ने मिलकर एक परमानेंट सेटलमेंट डिस्क्वालिफिकेशन बिल लाई और उस बिल के द्वारा उसको खारिज करना चाहते थे। वो बिल निरस्त इसलिए हो गई कि वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक साइड थी, पीडीएफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साइड थी। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं कि आज सचिन पायलट जम्मू कश्मीर में क्या जमीन खरीद सकते हैं? राकेश जी, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी राकेश जी, मैं उस बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। जमीन करने गए थे क्योंकि आप उत्तराखंड में भी जाके जमीन नहीं खरीद सकते, आप हिमाचल प्रदेश में भी जाके जमीन नहीं खरीद सकते, आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाके जमीन नहीं खरीद सकते। मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं सर। मैं तो सचिन पायलट की बात कर रहा हूं। सचिन पायलट नहीं जमीन खरीद सकते, वो एक वहां एक महिला के पति हैं, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं, उनके बच्चों को अधिकार चर्चा के लिए नहीं आए हैं। राकेश जी, मैंने दूसरा सवाल पूछा। ये व्यक्तिगत चर्चा नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। राकेश जी, सक्सेशन एक्ट में किसी राज्य की महिला के पति, राकेश जी भूल गए हैं राकेश जी, हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी बच्चों का अधिकार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर नहीं है राकेश जी, महिलाओं को अधिकार नहीं था। मूल विषय पर नहीं आ रहे। यूपीए सरकार ने, राकेश जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि जिस धारा 370 की परिकल्पना की गई थी। जी राकेश जी, मैं एक बार फिर सवाल दोहरा रहा हूं। जिस धारा 370 की परिकल्पना की गई थी, जब जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया, विलय की बात की गई, तब सिर्फ 3 चीजें थी जिस पर भारत सरकार जो है अपना कानून बना सकता था। क्या आज उसी फॉर्म में है धारा 370 या वो धारा 370 इररिलेवेंट हो गया? नहीं, उसमें कई डायल्यूशंस आए हैं, कई डायल्यूशन, लेकिन जो महत्वपूर्ण डायल्यूशन आना चाहिए, देखिए डिफेक्शन, इनसे पूछिए जो डिफेक्शन लॉ दिल्ली में लागू होता है, क्या वो डिफेक्शन लॉ वहां लागू होता है? अरे सर, कि वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस संसद में जो कानून बनाते हैं पूरे देश पर कानून लागू होता है, जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। क्या ये स्थिति क्यों है? आज भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार इसी स्थिति पर बहस चाहता है कि देश की जनता जाने कि धारा 370 कोई होली काव नहीं है जिसको टच नहीं कर सकते हैं। इस धारा को जाना चाहिए और जाने के लिए जो तर्क होने चाहिए वो तर्क आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, बाकी लोग इसका जवाब दें। ये बहस इस बात पर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 100 मत हो सकता है, लेकिन आपका मत क्या है? रामकृपाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, राकेश जी, यह धारा किस तरह से देश के लिए लाभदायक है? एक तक तो मुझे दें। राकेश जी, मुझे माफ करिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। रणदीप सुरजेवाला जी, दरअसल कांग्रेस ने एक पूरे, मैं षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बट ये पूरी कोशिश करके धारा 370 को बहुत ही डाइल्यूट कर दिया है। क्या ये सच नहीं है? आज उसी फॉर्म में नहीं है धारा 370? आशुतोष जी, जैसा हमारे एक सम्मानित मित्र ने आपके चैनल पर बताया भी, धारा 370 भारत सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करने वाला आर्टिकल 370 है। और समय के साथ साथ, जैसा पंडित जी ने, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, कहा भी था कि जैसे जैसे कंप्लीट एसिमिलेशन होगा कल्चर्स और ईथोस का, वैसे वैसे धारा 370 जो है उसकी प्रासंगिकता कम होती जाएगी। मेरा केवल ये कहना है
जो लोग धारा 370 की अबॉलिशन की आज बात करते हैं, पहले वो अपनी पार्टी में का स्टैंड स्पष्ट करें। चर्चा चाहते हैं मोदी जी और बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं, ये बताएं कि वो धारा 370 के पक्षधर हैं या विपक्ष में हैं, क्योंकि आपने ही बताया अलग अलग नेताओं के अलग अलग स्वर हैं बिल्कुल, जिसका कोई मायना एक दूसरे से नहीं जुड़ता। पहली बात, केवल आपको हंगामा खड़ा करने के लिए बात कहनी हो तो ठीक है। धारा 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या नुकसान हुआ या फिर किसी देश के और व्यक्ति को क्या नुकसान हो गया? धारा 370 जहां नहीं है, क्या वहां बेरोजगारी खत्म हो गई जैसा मोदी जी कह रहे हैं? क्या गुजरात में या किसी और बीजेपी के प्रदेश में कोई गरीब नहीं? क्या कोई बेरोजगार नहीं? सच बात यह है कि केवल आपको विभाजित करना है देश को, देश की मूलभूत धाराओं को आपको तोड़ना है, विवाद खड़ा करना है, बगैर अपनी पार्टी में चर्चा करे खड़े करना है। आपको यह भी मालूम नहीं कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है धारा 370 पे। और यानी रणदीप जी, आपका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक शगुफा छोड़ा गया है। केवल एक लाइन में आशुतोष और कहना चाहूंगा, 1999 में 2004 में एनडीए क्या, अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ें तो उसमें धारा 370 की कोई चर्चा नहीं है। 2008 का भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का मैनिफेस्टो पढ़ें, उसमें धारा 370 की कोई चर्चा नहीं है। एडवाणी जी, सुषमा जी, जेटली जी और दूसरा शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का कहता है कि धारा 370 खत्म हो। मोदी जी कहते हैं नहीं, खत्म करने की जरूरत नहीं है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने वालों को भैया पहले ये तो बताना पड़ेगा उनका खुद का स्टैंड क्या है। जी सॉरी बहुत या वो केवल विवाद खड़ा करने के लिए आपको लगता है कि बीजेपी और मोदी सिर्फ इस पूरे मसले विवाद खड़ा करना चाहते हैं? संजय कौल जी हमारे साथ है। संजय जी, सरदार पटेल की बड़ी बातचीत हो रही है। जब धारा 370 की बात आई और कश्मीर को भारत में मिलाने की बात आई, तो सरदार पटेल थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को और साथ ही साथ जो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी की एग्जीक्यूटिव थी उसको कन्विंस करने का काम कि धारा 370 देश के लिए कितना जरूरी है, यह काम सरदार पटेल ने किया था। आज आप उन्हीं सरदार पटेल को दोबारा रिसरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना विचार पुरुष बता रहे हैं। क्या बीजेपी के कार्य प्रणाली में द्वैत नहीं है? आशुतोष जी, अगर आप, मैंने ठीक सुना और जैसे चर्चा चल रही है कि जब उम्मीद ये कि धारा 370 की उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी जरूरत गिरती जाएगी। आपने भी इससे पहले जो सवाल पूछा था सबसे, वो ये पूछा था आपने कि 370 डाइल्यूट हो गया है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या रह भी गई है? उसका जवाब तो किसी ने दिया नहीं आपको। लेकिन सवाल यह है कि न तो वो डाइल्यूशन दिखाई पड़ रहा है, न तो सेपरेटिज्म में कोई कमी आई है, और ये बताना कि वहां पे लोगों के पास खाना है, पीना है, मुझे नहीं लगता कि हम उस मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे। हम 370 को एक मनोवैज्ञानिक बाधा के तौर पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फुल इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो आप पार्ट इंटीग्रेशन का आर्ग्यूमेंट क्यों दे रहे हैं? मुझे ताज्जुब है कि कांग्रेस के कोई प्रवक्ता है, मुझे ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हमको इसकी आवश्यकता है कि ये ब्रिज बना रहना चाहिए। और अगर 65 साल, जिसमें से करीबन 50 साल कांग्रेस ने राज किया है, और उसमें आप इंटीग्रेट नहीं कर पाए और ये डिवॉल्व नहीं हो पाया अपने आप, तो आपके पास इससे ज्यादा कोई तरकीब है नहीं। और फाइनली जो किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के या किसी के स्पोक्सपर्सन थे जिन्होंने कहा कि भाई आपको मालूम नहीं है कि JNK में कानून बना 2002 में, और उसमें राकेश जी ने भी कहा, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टूथ एंड नेल जिसे कहते हैं उसका विरोध किया और अंत तक विरोध किया। तो ये कह देना कि भाई हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं, उस बात को छेड़कर, लेकिन आपका बड़ा मुद्दा यही रहा कि आर्टिकल 370 की महत्वपूर्णता जो है वो घट रही है। वो अगर धारा 370 की ऐतिहासिकता में जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हो जाएगी। मैंने आपसे छोटा सवाल पूछा था, सवाल यह था कि सरदार पटेल को आप लोग दोबारा खड़ा कर रहे हैं और सरदार पटेल को आदर्श पुरुष के तौर पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहना यह कि धारा 370 की बात बीजेपी आज कर रही है, उसको हटाने की बात कर रही है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कश्मीर के विलय का मसला हुआ था, तब सरदार पटेल ने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कन्विंस करने का काम किया था कि यह देश के लिए कितना जरूरी है। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू वो विदेश यात्रा पर थे और तब किया था। पार्टी, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा नाराज तब किया था। आज बीजेपी सरदार पटेल को तो आगे रखना चाहती है, लेकिन धारा 370 को हटाना चाहती है। तो क्या आप सरदार पटेल की विचारधारा के खिलाफ खड़े हो गए हैं क्या?
ऐसा तो नहीं है कि सरदार पटेल जैसे महान व्यक्ति की विचारधारा में केवल एक ही बिंदु था। उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें थी और समय की जरूरत के हिसाब से चलती हैं। संशोधन आज भी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसका मतलब ये नहीं कि जिसने बनाया हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं जब उन पर संशोधन लाते हैं। आपको इस बात की आप देखिए, सरदार पटेल ने जो किया, जिस समय की जरूरत थी, नजाकत थी, वो हुआ। आपका आज का सवाल वैलिड था लेकिन वो डिस्टॉर्ट हो गया। आपका सवाल था कि 370 की अहमियत क्या रह गई है, और हम भी तो यही कर रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्यों बना रहे हैं? ठीक है, आप अगर देश और दिल मिल सकते हैं, लोग एक जैसे ही हैं, तो फिर इसमें बाधा बनने की क्या आवश्यकता है? सेतु की क्या जरूरत है जब दिल मिल चुक सकते हैं? बिल्कुल संजय जी, आपके कहने का मतलब ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। लेकिन राकेश जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आप इतिहास की विद्यार्थी, न केवल इतिहास की विद्यार्थी बल्कि इतिहासकार भी हैं, संघ के चिंतक है। यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं जो मैंने संजय जी से पूछा कि भाई वही सरदार पटेल आज आप आदर्श पुरुष बना रहे हो, धारा 370 हटाने की बात कर रहे हैं। ये दोनों क्या बीजेपी की विचारधारा के अंतर विरोध के तौर पर सामने नहीं आता है? देखिए, एक बात जान लीजिए कि सरदार पटेल का भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान था। उस योगदान को हम याद करते हैं। सरदार पटेल ने किस बात को किस संदर्भ में कहा, उस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं इतना कह देता हूं कि धारा 370 के कारण भारत के संविधान की प्रस्तावना का सेकुलर डेमोक्रेटिक जो इंदिरा गांधी ने संशोधन करके लाया था, वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। राइट टू एजुकेशन वहां के लोगों को नहीं मिलता है। 14 से 16% ट्राइबल को वह अधिकार नहीं मिलता है जो अधिकार पूरे देश में ट्राइबल को है, और उस ट्राइबल में अधिकांश संख्या मुसलमानों की है। इसलिए इस पर बहस जब होगी तो जो कांग्रेस के लोग हैं, जो अपने आप को सेकुलरिस्ट मानते हैं, वे कटघरे में खड़े होते देश की जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी इस धारा 370 के प्रति कोई सहमति नहीं है, इसलिए बहस से लोग डरते हैं। बहस के नाम पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कंट्राडिक्शन ढूंढते हैं। मैं कहता हूं ये खुली चुनौती है उन लोगों के लिए कि धारा 370 के लाभ और हानि को देश के सामने रखा जाए। यदि लाभ है तो हम मान लेंगे, देश को इसमें से भी लाभ है मानेंगे, लेकिन आप लाभ तो बताइए, 4 लाभ तो बता दीजिए देश को। संविधान की प्रस्तावना वहां लागू नहीं होगी। राकेश जी, आई एम सॉरी, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा। रामगोपाल जी, आखिरी सवाल जो मैंने संजय जी से सवाल पूछा, राकेश जी से सवाल पूछा, ये क्या है? क्या बीजेपी के अंदर वाकई विचारधारा के स्तर पर कुछ संक्रमण की स्थिति है, नई स्थिति खोने की लालसा है, एक तड़प है, या फिर चीजों को नए परिपेक्ष रखने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर इतने सालों में बीजेपी भी सत्ता में आई है और विपक्ष में भी रहे हैं, अगर ये सवाल इतना बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण था तो इस सवाल पर बीजेपी अगर सत्ता में रहती तो सॉल्व करने की कोशिश करती, और अगर विपक्ष में रहती तो लगातार उस पर एक आंदोलन चलाना चाहिए था। आज की तारीख मुझे बताइए, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक कहीं मीडिया में कहीं भी धारा 370 के बारे में कहीं कोई बात आपको सुनाई पड़ी? अचानक ये इलेक्शन के 3 महीने पहले या 4 दिन पहले अचानक एक शगुफा आता है, और जिसको खुद ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग चलते फिरते बात करते रहते हैं। जनता एजेंडे बनाती है, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं। ये कहीं भी इस पूरे मुल्क में एजेंडे में नहीं है, नए इशू है, इसको जबरदस्ती बनाने की कोशिश की गई। मंशा क्या है इसके पीछे मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल बिल्कुल रामकृपाल जी, हम माफ करेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि हमें यह बातचीत यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं संजय जी से गुजारिश जरूर करूंगा। संजय जी, बातचीत के दौरान मेरा स्वर थोड़ा ऊंचा हो गया, इसके लिए मैं आपसे बड़ी विनती के साथ क्षमा चाहता हूं। कृपया मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। कभी कभी ऐसा होता है और मुझे अपना टेम्पर नहीं लूज करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। छोटे से ब्रेक में जाने को आपको बता दूं, ivankhod.com पर हमने सवाल पूछा था कि जम्मू कश्मीर में सियासी सहयोगियों की तलाश में नरेंद्र मोदी ऐसे बयान दे रहे हैं। इस सवाल के जवाब में क्या हमारे दर्शक राय बताएंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन एक बात और, धारा 370 का कश्मीर से जुड़ने का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण यह है, इसी शर्त पर कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ था, यानी कश्मीर का अस्तित्व भारत के साथ धारा 370 और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वजह से है। आज 70 साल बाद अगर उसको हटाने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उस इतिहास की धुरी को पलटने का काम करेंगे और इतिहास से विश्वासघात जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। बात करेंगे, बताएंगे 10 ब्रेक के बाद।